हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और प्लांट के बारे में, प्लांट की मूवमेंट और हॉर्मोन्स के बारे में। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमें क्या पढ़ना है कि जैसे आप किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो आप एकदम हाथ को हटाते हो, तो आप ऐसा किस कारण से कर पाते हो। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS बोलते हैं और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम PNS बोलते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और जो दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और जो बाकी की नर्व्स दिखाई दे रही हैं हमें, जो हमें पूरी बॉडी में नर्व्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम किस में पढ़ते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। इसमें जो भी हमारी नर्व्स हैं ये सारी किस में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। जैसे आप डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे होंगे, जो ये ब्रेन वाला पार्ट है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये किस में आती हैं, CNS में आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। और जो हमारी बाकी की सारी नर्व्स हैं ये हम किस में पढ़ते हैं, PNS में पढ़ते हैं। पहले हम PNS पढ़ेंगे। PNS बहुत छोटा सा है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हम 3 टाइप की नर्व्स पढ़ते हैं, एक है स्पाइनल नर्व, दूसरी है क्रेनियल नर्व और तीसरी है विसरल नर्व। जो स्पाइनल नर्व है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है और जो क्रेनियल नर्व है वो हमारे ब्रेन से अटैच होती है। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है, जो स्पाइनल नर्व है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है और जो क्रेनियल नर्व है वो हमारे ब्रेन से अटैच होती है। जो विसरल नर्व है वो क्या करती हैं, कनेक्शन का काम करती हैं। ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से अराइज होती हैं और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के, उनसे कनेक्ट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको सिर्फ इन 3 नर्व्स के बारे में बताना है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। अब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझने से पहले इसमें हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगे जिसकी वजह से आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होती है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या आता है, एनवायरनमेंट में चेंज आता है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे एक बर्तन में गर्म पानी रखा हुआ है, जैसे ही आप इसको टच करते हो तो आप क्या करते हो, अपने हाथ को एकदम से हटा लेते हो। यहाँ पे स्टिमुलाई का काम कौन करेगा, जो ये बर्तन में गर्म पानी है, जो ये इसकी गर्म पानी की हीट है, ये एज अ स्टिमुलाई काम करती है। और जैसे हमारा हाथ क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करेगा, तो जो हमारा हाथ है ये एज अ रिसेप्टर की तरह काम करता है। स्टिमुलाई क्या होती हैं, वो फैक्टर जिसकी वजह से क्या आता है, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एट्सेट्रा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कई बार स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हमारे कानों में दर्द होने लग जाता है, तो वो स्पीकर किसकी तरह काम करे, जो स्पीकर की वॉइस है वो किस तरह काम करेगी, एज अ स्टिमुलाई काम करेगी। वैसे ही गर्म पानी किस तरह काम कर रहा है, जिसकी हीट है वो एज अ स्टिमुलाई काम करेगी। आप स्टिमुलाई समझ गए होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट आता है रिसेप्टर एंड इफेक्टर।
रिसेप्टर क्या होते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जैसे आपने ये गर्म पानी तो किस तरह काम करेगा, स्टिमुलाई की तरह काम करेगा। जैसे आप टच करते हो इसको गर्म पानी को, तो जो हमारे हाथ हैं वो किसकी तरह काम करेगा, जैसे हम टच करेंगे तो रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। मतलब जो सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, कि हमने जैसे गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करते हैं, रिसेप्टर्स करते हैं। जैसे ये हाथ हमारा किस तरह काम करेगा, रिसेप्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। इसी से पता चल रहा है ना, मैंने गर्म पानी को हाथ लगाया है तो वो किससे पता चल रहा है, रिसेप्टर से पता चल रहा है, हमारे हाथ लगाने से पता चल रहा है। ऐसे ही जो नोज़ हैं, ईयर्स हैं, वो भी किस तरह काम करते हैं, रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। जैसे हमने स्पीकर का एग्जाम्पल लिया, जो स्पीकर की वॉइस है वो एज अ स्टिमुलाई काम कर रही थी और हमारे कानों में उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो हमारे कान हैं वो किस तरह काम करेंगे, एज अ रिसेप्टर काम करेंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफेक्टर। इफेक्टर का काम क्या होता है, जैसे हम सिग्नल को रिसीव करते हैं तो ये सिग्नल हमारा कहाँ तक पहुँच जाता है, हमारे ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाता है कि हमने क्या किया है, किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है। वो सिग्नल को ले जाने का काम कौन करते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो सिग्नल को ले जाने का काम करते हैं। तो सिग्नल को ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, वो है न्यूरॉन्स। अब जब ब्रेन के पास सिग्नल आ गया तो क्या करता है, सिग्नल को वापस हमारे रिसेप्टर के पास पहुंचाता है कि हमें गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, हमें हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये ब्रेन हमारा सिग्नल रिसेप्टर तक पहुंचाता है। सो इसका काम कौन करता है, इफेक्टर करते हैं। अब हमारा सिग्नल ब्रेन से वापस कहाँ जाएगा, इफेक्टर के पास जाएगा कि हमें हाथ हटाना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टर बोलेंगे, जो क्या करता है, रिस्पोंड करता है स्टिमुलाई को कि हमें हाथ को अब हटा लेना चाहिए। सो रिसेप्टर क्या, सबसे पहले क्या आएगा, स्टिमुलाई आएगा, जो क्या, जिसका एग्जाम्पल है कोई भी हमने हीट चीज़ को हाथ लगाया, फिर कोई कोल्ड चीज़ है उसको हम हाथ लगाते हैं, तो वो किसकी तरह काम करती है, स्टिमुलाई की तरह काम करती है। जैसे कोई वॉइस वगैरह भी, जैसे हम हाथ लगाते हैं तो वो रिसीव करता है सिग्नल को, तो वो क्या है, रिसेप्टर। अब सिग्नल रिसेप्टर से कहाँ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन आता है, तो ब्रेन के पास जाएंगे और ब्रेन तक कौन ले जाते हैं सिग्नल को, न्यूरॉन्स ले जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस हमारे सिग्नल कहाँ जाते हैं, इफेक्टर के पास जाते हैं। फिर इफेक्टर के बाद क्या आता है, रिस्पॉन्स आती है एक टर्म, जो इस सारी प्रोसेस में हमने जो भी किया उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। कि हमने रिस्पॉन्स किस तरह किया, ये सारे सिग्नल पहुंचने के बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। सो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या आता है, स्टिमुलाई आता है। स्टिमुलाई से सिग्नल कहाँ जाते हैं, रिसेप्टर के पास जाते हैं। फिर रिसेप्टर से सिग्नल कहाँ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाते हैं सिग्नल। उसके बाद सिग्नल रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कौन लेके जाएगा सिग्नल को, न्यूरॉन लेके जाते हैं। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सिग्नल को वापस पहुंचाता है इफेक्टर के पास। इफेक्टर तक भी सिग्नल को कौन लेके जाते हैं, न्यूरॉन लेके जाते हैं। और इसके बाद इफेक्टर के बाद रिस्पॉन्स मिलता है हमें कि हमें हाथ को हटाना है। सो आपको ये पूरी प्रोसेस याद रखनी है। अब जो हमने रिसेप्टर पढ़े उसके हमें कुछ टाइप्स पढ़ने हैं कि किस किस टाइप के रिसेप्टर होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ रिसेप्टर एंड इट्स टाइप्स। सो रिसेप्टर हमें पता चला जो क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल को। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है ईयर। ईयर में कौन से रिसेप्टर होते हैं, फोनो रिसेप्टर होते हैं। फोनो रिसेप्टर क्या काम करते हैं, जो वॉइस को रिसीव करने का काम करते हैं वो क्या करते हैं, फोनो रिसेप्टर। जैसे जो हमारे सुनने में हेल्प करते हैं वो कौन से रिसेप्टर काम करेंगे, फोनो रिसेप्टर। फ़ोन से आप याद रख सकते हैं, फ़ोन हम कहाँ से सुनते हैं, कान से ही सुनते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है आइज़ में जो होते हैं रिसेप्टर, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। सो फोटो रिसेप्टर क्या काम करते हैं, हमें देखने में हेल्प करते हैं। हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वो किस कारण देख पाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स की वजह से। अगले जो रिसेप्टर होते हैं वो नोज़ में होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं।
जो ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं ये किस चीज़ का काम करते हैं, क्या डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, किसी भी स्मेल को डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर करते हैं। नेक्स्ट जो रिसेप्टर हैं वो हैं टंग में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर, जो हमारे टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि खाना बुरा है, अच्छा है, ये चीज़ बुरी है या अच्छी है। वो टेस्ट से हम पता लगाते हैं, तो वो उसमें कौन से रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। सो ये आपको याद रखने हैं। अगले जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं थर्मो रिसेप्टर, जो हमारी स्किन में होते हैं, जो हमें हीट या कोल्ड का पता लगाते हैं कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। ये कौन पता लगाता है, थर्मो रिसेप्टर्स पता लगाते हैं। अब उसके बाद न्यूरॉन्स आते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे सिग्नल को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर के पास जो सिग्नल को पहुंचाते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। अब हम न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है, और ये क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है और उनको हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। अब हमें इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो इसको आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। तो चलिए हम डायग्राम को समझते हैं, न्यूरॉन की डायग्राम को। इसमें क्या होता है, ये जो आपको रूट जैसे नज़र आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। ये डेंड्राइट ही क्या करते हैं, जो स्टिमुलाई से क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, मतलब ये एज ए रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। अब सिग्नल यहाँ से आएगा, तो जब वो सिग्नल आता है वो केमिकल फॉर्म में होता है, केमिकल सिग्नल होते हैं। उसके बाद जब सिग्नल एंटर करते हैं न्यूरॉन की बॉडी में, तो वो क्या करती है, न्यूरॉन की बॉडी जो केमिकल सिग्नल है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इस ट्यूब की थ्रू जाते हैं, और जो नर्व की एंडिंग है, इनको हम नर्व एंडिंग बोलते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। और इसके ऊपर जो शीट प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन की पूरी बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सोमा क्या होता है, तो जो न्यूरॉन की बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एक्सोन बोलेंगे। इसके ऊपर कई बार कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। अगर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो उस टाइप के न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। अगर न्यूरॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। आपको ये याद रखना है, अगर शीट नहीं प्रेजेंट होगी तो हम उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन नहीं बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। ये आगे है नर्व एंडिंग। इनके ऊपर जो ये आपको सर्कल से नज़र आ रहे होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोड बोलते हैं, साइनेप्टिक नोड। तो ये क्या करते हैं, न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव करते हैं। अब जो साइनेप्टिक नोड से जो हमारा सिग्नल आया, यहाँ पे आने के बाद जो सिग्नल था इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो दोबारा केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सिग्नल क्या होते हैं, हमारे आगे जो एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होता है उसको ये सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं। तो जहाँ ऐसे ये न्यूरॉन एक के बाद एक लगे होते हैं और हमारे सिग्नल को ले जाने का काम करते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक के बाद जो एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूरॉन है एक दूसरे से बिल्कुल चिपके नहीं होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को साइनेप्स बोलते हैं। ये टर्म आगे आएंगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो दो न्यूरॉन के बीच में स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। और ये जो एंडिंग है इनको क्या बोलते हैं, हम साइनेप्टिक नोड बोलते हैं। चलिए अब हम इनके पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करती है, इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करने का काम करती है। और जो सिग्नल आएंगे वो कहाँ, जो
इन्फॉर्मेशन आती है वो स्टिमुलाई से आती है। उसको रिसीव करने का काम कौन करते हैं? डेंड्राइट करते हैं। उसके बाद क्या आती है? हमारी सेल बॉडी आती है। जो सिग्नल आते हैं वो केमिकल सिग्नल होते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है? हमारी सेल बॉडी करती है। उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो आता है एक्सोन, जो क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ पहुँचाती है? हमारे जो नर्व एंडिंग है वहाँ तक ले जाती है। ये जो एक्सोन है इसके ऊपर अगर हमारी माइलिन शीट प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। और अगर ये शीट प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। ऐसे हमारे सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। हमें फंक्शन ऑफ न्यूरॉन पढ़नी है। इसमें वही बातें लिखनी है आपको जो मैंने अभी बताई कि क्या करते हैं जो डेंड्राइट हैं वो क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं। उसके बाद जो हमारे केमिकल सिग्नल हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद क्या आता है? वो जो सिग्नल है एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग तक जाते हैं और जो दो अगले नर्व में हमारे सिग्नल को पहुंचा देते हैं। और जो दो नर्व होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और नर्व एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया है। न्यूरॉन क्या करता है? सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है और फिर ब्रेन से वापस ले जाने का काम भी कौन करता है? न्यूरॉन करता है। ये टेबल के थ्रू भी समझा दिया है मैंने कि ऐसे ही डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेंगे, फिर केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? एक्सोन के थ्रू हमारी बॉडी में जाएंगे, न्यूरॉन की बॉडी के में अंदर जाएंगे, फिर न्यूरॉन एंडिंग के पास जाएंगे, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के पास हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सिग्नल को। अब एक टर्म आती है नर्व इम्पल्स। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस इसको हमें क्या याद रखना है? जो भी हमने प्रोसेस पढ़ी कि जो सिग्नल जाते हैं केमिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, तो जो ये वेव आती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल की जो वेव्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स बोलते हैं। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की जो वेव होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स बोलते हैं। अब हमें क्या पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे सबसे पहले क्या आता है? स्टिमुलाई आता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? इन्वायरमेंट में क्या आता है? चेंज आता है। स्टिमुलाई से कहाँ जाते हैं? स्टिमुलाई के जो सिग्नल है उनको कौन रिसीव करता है? रिसेप्टर रिसीव करते हैं। उसके बाद जो हमारे सिग्नल है वो कहाँ तक जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और उनको कौन पहुँचाते हैं? न्यूरॉन पहुँचाते हैं। जो ये न्यूरॉन हमारे सिग्नल को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल है हमारे किसके पास जाएंगे? इफेक्टर के पास जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर के पास जो सिग्नल पहुंचाते हैं वो भी कौन पहुंचाते हैं? न्यूरॉन पहुंचाते हैं। लेकिन उस न्यूरॉन का नाम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन। और जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन बोलते हैं। रिले न्यूरॉन जो क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या होता है। स्टिमुलाई से सिग्नल रिसेप्टर के पास जाएंगे, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन पहुंचाता है? सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल है वो इफेक्टर के पास जाते हैं, उसको कौन पहुंचाता है? मोटर न्यूरॉन पहुंचाते हैं। और जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं वो कौन से होते हैं? रिले न्यूरॉन होते हैं। ये आपको याद रखना है। हमें यही पढ़ना है इसके टाइप्स में। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? नर्वस सिस्टम के पास। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर के पास ले जाते हैं। मसल्स और ग्लैंड क्या होती हैं? इफेक्टर्स में ही होती हैं। और रिले न्यूरॉन क्या होते हैं? कनेक्शन का काम करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में। अब एक टर्म आती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये टर्म क्या है? ये कुछ नहीं है। इसमें आपको क्या याद रखना है
ये क्या होता है, एक साइनेप्टिक कनेक्शन होता है किस किस के बीच में, जो हमने मोटर न्यूरॉन पढ़ी, और जो मसल्स के बीच में एक कनेक्शन का काम कौन करता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन करता है। सो ये टर्म आपको याद रखनी है। अब हम कुछ एक्शंस पढ़ेंगे। 3 टाइप के एक्शंस होते हैं। सबसे पहले है वॉलंटरी एक्शन, दूसरा है इनवॉलंटरी एक्शन, और तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं, वे एक्शन जिनको हम क्या कर सकते हैं, खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग, ये सारे हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम चाहे कर सकते हैं, जब हम चाहे रोक सकते हैं इनको। सो ये कौन से होते हैं, वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारी हार्ट बीट है, हमारा जो पंपिंग ऑफ ब्लड है उसको हम नहीं रोक सकते, जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है उसको हम नहीं रोक सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सो वे कौन से एक्शन होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, वे एक्शन जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहेंगे तो हाथ हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर हम हाथ नहीं हटाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, वो एक्शन जो हम खुद की इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, विद इन अ सेकेंड होते हैं, और उनको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब है ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें पढ़ा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। सो अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। सो ब्रेन क्या होता है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी का। ये स्कल के अंदर क्या होता है, लोकेटेड होता है। जो ब्रेन है उसकी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। उसके बाद जो ब्रेन होता है वो एक बॉक्स के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ये जो ब्रेन है हमारा वो 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, मैनिंग्स बोलते हैं। और ये जो मैनिंग्स है ये क्या होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसमें क्या होती है, फ्लूइड भरी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो फ्लूइड होती है ये क्या करके रखती है, हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे हम कहीं गिर जाते हैं तो हमारे ब्रेन को चोट ना लगे, इसके कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, जो हमारी मैनिंग्स है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसके कारण क्या होते हैं, हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है मैकेनिकल शॉक से। अब क्या पढ़ेंगे हम, 3 रीजन्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन बोलेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। सो मिड ब्रेन ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, ये क्या करता है, सिर्फ फोर ब्रेन और जो हिंड ब्रेन के कनेक्शन का काम करता है वो मिड ब्रेन करता है। इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। हम ज़्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। सो सबसे पहले है फोर ब्रेन। हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्या करता है मेनली, सो फोर ब्रेन में क्या होता है, इसमें एक सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। सो फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम क्या होता है, मेन पार्ट होता है जिससे हम क्या करते हैं, सारी मेमोरी को याद रखने का काम सारा कौन करता है, सेरेब्रम करता है। लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये सारे काम कौन करता है, सेरेब्रम करता है। सो फोर ब्रेन के आगे जाके 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले है सेरेब्रम, सेकंड है थैलेमस और थर्ड है हाइपोथैलेमस। जो सेरेब्रम क्या है, फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। जो थैलेमस है वो सिर्फ क्या करता है, सेरेब्रम और जो हाइपोथैलेमस है उसको जोड़ने का काम कौन करता है, थैलेमस करता है। सो चलिए हम सबसे पहले फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम है उसको पढ़ते हैं। अब जो सेरेब्रम है इसको भी हमने 4 लोब के अंदर डिवाइड किया है। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे सारे नाम। सो सेरेब्रम में 4 लोब होती हैं। सबसे पहले होती है फ्रंटल लोब, जो ये ब्रेन का आगे वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल लोब बोलते हैं। ये जो येलो कलर में आपको शो हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पोरल लोब बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है इसको हम बोलेंगे पैराइटल लोब। और जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है उसको हम बोलेंगे ओसिपिटल लोब।
सो फ्रंटल लोब क्या करता है, मेमोरी का काम करता है, लर्निंग का काम करता है। जो टेम्पोरल लोब है वो क्या करते हैं, स्मेल का काम, हियरिंग का काम, ये सब कौन करेगा, टेम्पोरल लोब करता है। जो पैराइटल लोब है वो क्या करता है, जैसे हमें पेन या टच करते हैं हम किसी चीज़ को, टेम्परेचर का या प्रेशर का फील करते हैं हम, वो किस कारण कर पाते हैं हम, पैराइटल लोब के कारण। और जो ओसिपिटल लोब है वो क्या करता है, जो देखते हैं हम किसी भी चीज़ को, उसमें कौन हेल्प करता है, ओसिपिटल लोब काम करता है। सो सेरेब्रम क्या करता है, सारी जितनी भी मेंटल एबिलिटी है हमारे ब्रेन की, मेमोरी याद रखने की कोई भी चीज़, वो सारा कौन करता है, सेरेब्रम करता है। या फिर पेन वगैरह है, कोल्ड है, हीट है, प्रेशर है, इनको इंटरप्रेट करने का काम भी कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। मिड ब्रेन में क्या है, सिर्फ हमें ये याद रखना है, ये फोर ब्रेन और जो हिंड ब्रेन है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। और ये किस में कंपोज होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर कंपोज होता है। और हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। सो चलिए हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लेते हैं। जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो सारे कौन कंट्रोल करते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हार्मोन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। ये क्या करता है, जो सेरेब्रम का बेस पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, ये सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। ये कौन कौन से एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हम सोते हैं, उठते हैं, ये सारी साइकिल को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सो फोर ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन में हमें सिर्फ यही याद रखना है कि ये क्या करता है, फोर ब्रेन और जो हिंड ब्रेन है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। अब है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में भी क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है सेरेब्लम, दूसरा है मेडुला और थर्ड है पोन्स। अब सेरेब्लम और फोर ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था, सेरेब्रम। सो ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, आप याद कैसे रखेंगे, जैसे इसमें हिंड ब्रेन में क्या है, सेरेबेलम। सो बेलम से आप कैसे याद रख सकते हैं, बैलेंस याद रख सकते हैं। सो बैलेंस करने का काम कौन करता है, सेरेबेलम करता है, जो बैलेंस करने का काम करेगा हमारी बॉडी को और पोस्चर में हेल्प करेगा। सो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिंड ब्रेन के पार्ट्स। सबसे पहले है सेरेबेलम। ये क्या करता है, सबसे मेन काम क्या है इसका, ये हमारे पोस्चर को और बैलेंस को कंट्रोल करता है, मोटर फंक्शन से कोऑर्डिनेट करता है, और जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं इनको भी कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है मेडुला। ये क्या करता है, ब्रेन स्टेम को फॉर्म करता है। जो हमारा ब्रेन का बेस है वहाँ पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सो सेरेब्लम क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, सेरेब्लम कंट्रोल करता है, और इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेडुला और जो हमारा नेक्स्ट है पोन्स है वो क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सो आगे है पोन्स। पोन्स क्या करता है, सिर्फ इसमें आपको यही याद रखना है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और जो हमारी रेस्पिरेशन है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, पोन्स रेगुलेट करता है। सो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ लिया है, ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है वो है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, सो स्पाइनल कोड क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होते हैं, वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, जो दिख रहे हैं आपको, इनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं। सो स्पाइनल कोड क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से कंटिन्यू होता है, मेडुला के बाद कंटिन्यू होता है। इसमें क्या होते हैं, वर्टिब्रे कोलम प्रेजेंट होते हैं, और ये भी क्या होता है, कंट्रोल कर, ये एक मेम्ब्रेन सराउंडेड करती है इसके ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनिंग्स बोलते हैं। जैसे हमने फोर ब्रेन के ऊपर भी पढ़ा था कि उसके ऊपर भी क्या होती है, तीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मैनिंग्स बोलते हैं, और उनमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। वैसे ही स्पाइनल कोड है, उनमें भी जो मैनिंग्स होती हैं इनके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। सो जो स्पाइनल कोड है इसमें क्या होता है, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हाउ आर नर्व्स ऑर्गन प्रोटेक्टेड, जो हमारे नर्व्स ऑर्गन है हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो नर्व्स ऑर्गन में हमारा कौन क्या क्या आएगा, एक तो ब्रेन आएगा और दूसरा आएगा हमारा स्पाइनल कोड आएगा। सो
हमें इसमें सिर्फ एक के बारे में नहीं बताना, कहीं आप सिर्फ ब्रेन के बारे में बताया है, इसमें हमें दोनों बताने पड़ेंगे, ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड, इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमें वो बताना है। तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। हम ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जो ब्रेन है उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि एक बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, और ये किसका पार्ट होता है, स्कल का पार्ट होता है। जो ब्रेन है उसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम मेनिंग्स बोलते हैं, और इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, इसके अंदर एक फ्लूइड भरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो क्या करके रखती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड को सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और ये क्या करती है, मैकेनिकल शॉक से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट है हम स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट रखेंगे। तो इसमें भी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम है ब्रेन के जैसे, स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है उसके ऊपर, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंग्स बोलते हैं, और इनके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये भी क्या करके रखती है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 33 इंडिविजुअल बोन्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस। सो हमने जो भी पढ़ा था स्टिमुलाई के बारे में, रिसेप्टर के बारे में, इफेक्टर्स के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में, सो इसमें आपको वही लिखना है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे काम करता है। सो सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलाई आता है, उससे क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करते हैं, रिसेप्टर करते हैं। फिर रिसेप्टर से जो न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन, वो क्या करता है, सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। उसके बाद जो सिग्नल है वापस हमारे ब्रेन से कहाँ आते हैं, इफेक्टर के पास आते हैं, और उनको लाने का काम कौन करता है, मोटर न्यूरॉन करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। सो ये सारी प्रोसेस आपको इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट एक टर्म आ जाती है रिफ्लेक्स आर्क। ये कुछ नहीं है, जो भी हमने सारी प्रोसेस पढ़ी कि सबसे पहले हम हीट एज ए स्टिमुलस काम करेगा, उसके बाद रिसेप्टर आएगा जो क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद सिग्नल हमारे स्पाइनल ऑर्गन्स के पास जाएंगे, उसके बाद स्पाइनल ऑर्गन से इफेक्टर के पास जाएंगे, फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस सारे पाथवे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। रिफ्लेक्स आर्क का क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये डायग्राम बना के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिफ्लेक्स एक्शन में आपको, रिफ्लेक्स आर्क में आपको क्या बताना है, एक पाथवे है इस पूरी प्रोसेस का, और इसमें आपको ये डायग्राम बना के आना है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, आप ये वहाँ से कर सकते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। जो ब्रेन का क्या काम है रिफ्लेक्स एक्शन में, जो हमने प्रोसेस पढ़ी उसके अंदर ब्रेन का क्या काम है। तो जो ब्रेन है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। ये क्या करता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो सिग्नल जनरेट होते हैं उनको लेने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। वो क्या करता है, रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करता है, उसके बाद जो ब्रेन है सिग्नल को वापस इफेक्टर के पास पहुंचाता है। सो वही प्रोसेस आपको इसमें लिखनी है। अब हमें 3 टाइप का रिस्पॉन्स है जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी क्या होते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कंट्रोल करने का मेन काम कौन करता है, फोर ब्रेन करते हैं। बहुत सारे एक्शंस जो होते हैं हमारे वो फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे टॉकिंग, राइटिंग, वॉकिंग, डांसिंग एटसेट्रा। इनवॉलंटरी काम क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट, पंपिंग, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो ये किस में आएंगे, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स में आएंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड वो करती है, कंट्रोल करती है। जैसे हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, एकदम हाथ को हटाते हैं, सो उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। सो हमें जो नीड है रिफ्लेक्स एक्शन की वो क्यों पड़ी, इसका रीज़न क्या है। जैसे हमने पढ़ा कि हम स्टिमुलाई से क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करता है रिसेप्टर, उसके बाद ब्रेन के पास जाता है, फिर इफेक्टर के पास जाता है सिग्नल। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे ऐसे सिग्नल जाते हैं ब्रेन के पास, उसके बाद जो सिग्नल आए हमारे ब्रेन के पास, ये हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए। जैसे स्टार्टिंग में हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया होगा, छोटे होंगे हम, तो हमें क्या पता चला कि अगर गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे हमें तो क्या होगा, हमें पेन फील होगा। तो ये जो चीज़ थी ये क्या हो गई थी, हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो गई थी।
कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो क्या हो सकता है, हमें पेन होगा, दर्द होगा। तो ये चीज़ जो हमारे ब्रेन में स्टोर हो गई है, तो उसी के लिए क्या आई थी, जो रिफ्लेक्स एक्शन टर्म थी वो आई थी कि हमें रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, कि अगर हम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं तो उसमें काम कौन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है कि अब हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उसको हाथ लगाएं तो हमें पेन फील होगा, हमें चोट लग सकती है। सो इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन ये टर्म आई थी, क्योंकि ये क्या करती है, विद इन अ सेकेंड काम करती है, बहुत ज़्यादा कम टाइम लेती है इस एक्शन को करने के लिए, इसलिए नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन हमें पढ़ना है इसमें। सो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है। कल हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।